hopefully everyone is doing good. So we are going to start our chapter. This is chapter 10. चैप्टर का जो नाम है दैट इज़ कैपिटल बजटिंग टेक्निक, और कुछ नाम इसके डिफरेंट और भी यूज़ होते हैं, तो वी विल सी ऑल ऑफ दोज नेम्स. आज हम कोई न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे. ये चैप्टर 10 है बुक का. ओके और उसके अंदर तो जो चैप्टर हम जो स्टार्ट ले रहे हैं, एक्चुअली आज का हमारा पर्पज़ है इस चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं और किन टॉपिक्स को हम न्यूमेरिकली सॉल्व किया करेंगे. बेसिकली इस कैपिटल बजटिंग टेक्निक का एक सेकंड वर्जन है, सेकंड नेम है, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स. और ये क्या होता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल? नॉर्मली आपको अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो वहाँ पर अप्रेजल्स होते हैं, और शायद आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि आप अगर एक क्लास पे पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी अप्रेजल्स होते हैं. सो इट मे बी पॉसिबल यू हैव हर्ड दिस नेम फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, बट इट्स वेरी कॉमन फॉर यू एज वेल. अगर कोई क्लास 2-3 का स्टूडेंट है तो भी वो इस अप्रेजल से गुज़रता है. अप्रेजल सिंपल इज़ दिस कि देयर इज़ some matter in front of you and you have to decide whether to accept that matter or to reject that matter. For example, somebody had somebody had invited you to come to any ceremony. Now it's up to you. You can decide to go over there or you can reject that इन्विटेशन. कोई बंदा आपको इनवाइट करता है कि आप किसी एक ख़ास पार्टी में आए या सेरेमनी में आए, तो अब ये फ़ैसला आपके हाथ में है कि आपने उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. लेट्स से आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और चले जाते हैं उस पार्टी के अंदर, या दूसरी सूरत में आप रिजेक्ट कर लेते हैं और नहीं जाते. इन दोनों सूरतों में जो आपने डिसीजन लिया है दैट इज़ कॉल्ड अप्रेजल. यानी कि आप डिसाइड करते हैं किसी चीज़ के लिए कि उसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. तो जैसे मैंने कहा कि आप क्लास 2 में भी ये काम कर चुके हैं, क्लास 3 में अब तक हो रहा है. और वो कैसे कि आप क्लास 2 के फाइनल पेपर देते हैं, अगर तो आपने अच्छे मार्क्स लिए तो आप पास हो गए और अच्छे मार्क्स नहीं लिए तो आप फेल हो जाते हैं. तो दोनों सूरतों में आपके ऊपर जो प्रोसीजर अप्लाई हुआ है वो अप्रेजल है. जो नाम हम यूज़ कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है. इसका मतलब ये है कि यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी एट एनी ऑफ द वेंचर, ऑप्शन ऑफ विच इज़ अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू. तो अब आपको डिसाइड करना है कि वेदर दैट इन्वेस्टमेंट इज़ फ्रूटफुल फॉर यू और दैट इन्वेस्टमेंट इज़ अनफेवरेबल फॉर यू. तो चाहे तो अगर तो इन्वेस्टमेंट आपके हक़ में जा रही है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट आपके हक़ में नहीं जा रही तो आप उसे रिजेक्ट कर लेंगे. और आपने क्या प्रोसीजर फॉलो किया है, दैट इज़ जस्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स. ओके, ज़रा आप खुद सोचें कि आपका सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा जैसे ही आप अपनी टेक्निक यूज़ करेंगे इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करने के लिए. अगर लेट्स से somebody is saying to invest 1 lakh rupees in your business, in any business, and you want to invest your amount in that particular business, और आप चाहते हैं कि वो जो 1 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, थोड़ा सा आप सोचिए कि उस 1 लाख रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट से आप क्या चाहते हैं. ओके, होपफुली आपने सोच लिया होगा. एक सबसे पहली बात यह है कि आप उस इन्वेस्टमेंट को जो 1 लाख रुपीज़ की है उसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको सम अप करना चाहते हैं. जैसे 1 लाख रुपीज़ है तो यू जस्ट वांट टू हैव extra or additional amount you want to earn from that 1 lakh rupees. आप चाहते हैं वो 1 लाख ना रहे, वो 1,20,000 बन जाए, 1,40,000 बन जाए, 1,60,000 बन जाए और डबल हो जाए. ये आप चाहते हैं उस इन्वेस्टमेंट से. एक दूसरा पॉइंट ये सामने रखते हैं कि वो सेफ़ रहे. पहला पॉइंट आपने क्या चूज़ किया कि आपको उसकी अच्छी प्रॉफिट चाहिए, और दूसरा वो प्रॉफिट सेफ भी हो, आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं डूब ना जाए. एक आप चाहते हैं कि उसका प्रॉफिट हो और दूसरा आप चाहते हैं वो सेफ हो. इसके साथ साथ
अगर 1 लाख रुपीज़ यू हैव इन्वेस्टेड इन एनी कंपनी, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप चाहते हैं कि जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट है, जो फेस वैल्यू है, वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। आप ओरिजिनल अमाउंट की सेफ्टी के साथ कंसर्न है। जैसे 1 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट तो कर दिया और बाद में पता चले कि वो फर्स्ट मंथ में आपको 10,000 प्रॉफिट दे दिया, सेकंड मंथ में आपको 20,000 प्रॉफिट दे दिया, यू आर वेरी हैप्पी दैट योर इन्वेस्टमेंट इज़ एक्यूमुलेटिंग। मगर फोर्थ मंथ में वो आपकी बाकी की अमाउंट को लेकर भाग गया। जैसे पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में केसेस होते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, दे अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन देयर कंपनीज। तो इन्वेस्टर जैसे ही वहाँ इन्वेस्ट करते हैं और जब सारी नहीं लेकिन कुछ कंपनीज जब ये डिसाइड कर लेती हैं कि अच्छी खासी अमाउंट जमा होगी तो वो भाग जाते हैं। तो हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम देखते हैं कि हाउ मच प्रॉफिट इज़ पॉसिबल टू अर्न इन फ्यूचर। हम ये बात देखते हैं कि वेदर आर इन्वेस्टमेंट इज़ सेव और नॉट। हम ये भी देखते हैं कि जो ओरिजिनल अमाउंट की सेफ्टी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेव और सेफ्टी एक ही चीज़ है। तो ओवरऑल हम सिर्फ 2 पॉइंट्स चेक करते हैं, कितना प्रॉफिट हमें मिलेगा और हमारी जो अमाउंट है क्या वो सेफ़ है या नहीं है। अब इस सेफ्टी के अंदर हम ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ओरिजिनल अमाउंट हमारे तक वापस आ जाए। लेट्स से आप 1 लाख रुपया लगाया और आपको हर मंथ 10,000 मिल रहा है, तो इट वुड टेक 12 मंथ्स उसको वापस आने में। आप चाहेंगे साल ना लगे तो इसको 6 महीने में वापसी हो जाए, तो फिर 20,000 या 30,000 या 40,000 आप चाहेंगे कि हर मंथ हमें मिले, ताकि जितनी जल्दी से जल्दी ये अमाउंट वापस आ सके, ताकि आपकी जो ओरिजिनल अमाउंट सेफ हो जाए। और उससे क्या होगा, अगर 1 लाख रुपया लेट सपोज आपने इन्वेस्ट किया और वो 6 मंथ्स में वापस आ गया प्रॉफिट्स की सूरत में, तो फिर जो 6 मंथ्स के बाद प्रॉफिट आ रहा होगा वो एक्चुअली प्योर प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप ओरिजिनल अमाउंट वापस ले चुके हुए। हम इस पूरे फिनोमेनन का, जिसमें ओरिजिनल अमाउंट को सेव रखना है और वो वापस आ जाए, इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करने लगे हैं, वो है पे बैक पीरियड। नहीं, ये पहली चीज़ है जो हमने इस चैप्टर में सीखनी है, वो है पे बैक पीरियड। और ये हमने बैकग्राउंड अभी इसका देख लिया कि पे बैक पीरियड क्या होता है, जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि अगर 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया है, वो 1 लाख रुपया अगर 6 मंथ्स में आपको कैश फ्लोज की सूरत में वापस मिल जाए तो वो उसका पे बैक पीरियड है। यानी कि एक अमाउंट कितनी देर में, एक ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो कितनी देर में वापस आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड पे बैक पीरियड। एक तो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, पिछले चैप्टर्स के अंदर आप ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, उनमें से एक कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि उसका फार्मूला आपने क्या सीखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू का। इस चैप्टर के अंदर जो दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन इसका नाम हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे और वो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू नहीं कैलकुलेट होगी, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी। अंडरस्टैंड? दोबारा देखिए, एक हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर पे बैक पीरियड, एक हमने डिस्कस करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं तो आप इंशाल्लाह इस चैप्टर में उसको रिपीट भी करेंगे, फार्मूला भी रिपीट करेंगे, एंड विल सी हाउ वी कैन कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू। बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन हम अभी कुछ देर में लेते हैं। और थर्ड जिसको आपने यहाँ डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर, उस टर्म का नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यानी ये 3 टॉपिक्स हैं, जिन 3 टॉपिक्स को आपने इस चैप्टर के अंदर थॉरोली डिस्कस करना है। आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नेट प्रेजेंट वैल्यू के हैं, कुछ क्वेश्चंस पे बैक पीरियड के हैं। आप ज़रा दोहराएं अपने दिमाग के अंदर कि हमने पे बैक पीरियड का नाम क्या रखा है और इसका मतलब क्या है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अच्छा जी, ये 3 टॉपिक्स हैं जिनके फार्मूलाज और जिनके न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अंदर हैं।
अब ज़रा थोड़ा एक एक एग्जांपल ले लेते हैं इन तीनों चीज़ों की, लेकिन जब तक न्यूमेरिकल हम करेंगे तब आपको इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ समझ में आएगी। फ़िलहाल हमने सिर्फ इनका एक एक छोटी छोटी एग्जांपल लेकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि पे बैक पीरियड क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो क्या है। सबसे पहले आप इधर आइए पे बैक पीरियड पे। यहाँ पर आपको जो डिस्कशन हुई वो ये है कि आप एक अमाउंट को कितनी देर में रिटर्न कर सकते हैं। वो जितना अरसा है वो सारे का सारा अरसा आपका पे बैक पीरियड है, और इस पीरियड को आप कैलकुलेट करना है, वो हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। यहाँ पर आपको समझना ये है कि आपने एक सिंपल एग्जांपल ले लो, 1,20,000 ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। 1,00,000 रुपीज़ आप 1,20,000 रुपीज़ आपने किसी जगह पर इनिशियली इन्वेस्ट किया है। इस इन्वेस्टमेंट को आप चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस पे प्रॉफिट चाहिए, लेकिन मेरी ओरिजिनल अमाउंट सेफ़ एंड साउंड वापस भी आए। जहाँ आपने 1,20,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है, वो आपसे ये कहता है कि मैं आपको फर्स्ट मंथ में जो प्रॉफिट आपको मिलेगा फर्स्ट मंथ का, दैट प्रॉफिट वुड बी, तो फर्स्ट मंथ का जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो ये कह रहा है कि 10,000 रुपीज़ मैं आपको दूंगा। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी दैट वाज 1,20,000 जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, और सबसे पहले मंथ में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको उसमें से 1,00,000 रुपीज़ रिसीव हो गया फर्स्ट मंथ के बाद। अब रिमेनिंग 1,10,000 है। फिर आप देखेंगे कि आपको सेकंड मंथ में कितनी इन्वेस्टमेंट मिली है, और फ़र्ज़ करें कि सेकंड मंथ में इन्वेस्टमेंट पर आपको फिर दोबारा से 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट रिसीव हुआ है। तो इस तरह से टोटल जो 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट थी उसके अंदर आपको फर्स्ट मंथ में 10,000, सेकंड मंथ में 10,000, ऐसे चलते 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 अगर 12 मंथ्स गुजर गए तो आपको जो 12th मंथ है उसमें भी जो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीव हुआ वो भी 10,000 है। तो आप ज़रा सोच के मुझे बताइए कि अगर 1,20,000 रुपया आपने टोटल इन्वेस्टमेंट की थी, फर्स्ट मंथ में 10,000, सेकेंड मंथ में 10,000, तो चलते चलते 12 मंथ में भी आपको 10,000 ही रिसीव हुआ। तो अब आपको कितना अरसा लगा इस पूरी इन्वेस्टमेंट को वापस लेने में? तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जब आपको हर माह में 10,000 मिल रहा है तो पूरा 1 साल लग गया आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस आने में। तो आप क्या बोलेंगे, ये जो आपका पे बैक पीरियड है ये कितनी देर का है? आंसर आपको खुद ही पता चल गया होगा। तो पे बैक पीरियड जो आपके पास है दैट कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स, या इसको आप 1 ईयर का नाम दे सकते हैं। तो देखें, है ये कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, लेकिन इट्स वेरी चाइल्डिश और बहुत आसान है समझना कि आपके पास एक टोटल अमाउंट 1,20,000 जो इन्वेस्टमेंट की है, कितने अरसे में वो पे बैक हो जाएगी, कितने अरसे में वो वापस आ जाएगी। वो इस एग्जांपल में हमने देखा कि 12 महीने आपको लग जाएंगे, जिसमें ओरिजिनल अमाउंट जो 1,20,000 की थी वो वापस आ जाएगी। तो इट वुड बी कॉल्ड पे बैक पीरियड। अच्छा, अब दिखने में ये आसान है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे वहाँ ये भी तो पॉसिबल है ना, किसी एक मंथ में 10,000 आ रही है, किसी एक मंथ में वो 9,000 आ रही है, किसी मंथ में 6,500 आ रही है, किसी मंथ में 20,000 आ रही है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा और उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पे बैक पीरियड इन अ सेंस, ये इजी एग्जांपल से मैंने बता दिया, उसमें जिसमें हर दफ़ा अमाउंट डिफरेंट होगी तो कितनी देर में टोटल अमाउंट वापस आ जाएगी। तो ये आपका पहला टॉपिक होगा आपके चैप्टर के अंदर, जिसमें आप पे बैक पीरियड को डिस्कस कर लिया कर। ओके जी, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ योर पे बैक पीरियड। दूसरी जो चीज़ हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू है। आपको मैंने अभी दोबारा बता रहा हूँ,
कि आपने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है, और जिन लोगों ने डिस्कस नहीं किया नेट प्रेजेंट वैल्यू को, वो अभी इस बात को समझ भी सकते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू को समझने से पहले क्यों ना हम अपना पुराना फार्मूला जो हमने याद किया था प्रेजेंट वैल्यू का, वो समझ लें पहले। तो प्रेजेंट वैल्यू, अब फिर यहाँ पे मैं साइलेंट होना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप याद करें कि प्रेजेंट वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करते थे। तो कुछ देर के बाद आपने मुझे, मैं दोबारा पूछूंगा, आपने कमेंट्स में भी बता देना है या अपने दिमाग को समझाइए कि वो फार्मूला क्या था। उतनी देर में कुछ चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू को समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं जो आप साथ साथ चलाएंगे। इनमें सबसे पहले जिस टर्म को आपने समझना है वो कैश फ्लोज है। कैश फ्लोज जो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, और यहाँ पर कैश फ्लोज जो होंगे वो ऑलमोस्ट इन होंगे। देखिए, आपने एक एग्जांपल यहाँ पर पे बैक पीरियड की पढ़ी, उसमें आपने ये देखा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 120,000 थी, फिर पहली अमाउंट जो वापस मिली वो 10,000, दूसरी 10,000। ये जो अमाउंट्स आपको वापस मिल रही हैं पूरे 12 महीनों में, इनको कैश फ्लोज बोलते हैं। तो पहली टर्म जो आपने समझी वो है कैश फ्लो, और कैश फ्लो आपने समझ लिया कि जो अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में हर मंथ में आपके पास वापस आती है, दैट अमाउंट इज़ कॉल्ड कैश फ्लो। और कैश फ्लो को जब आप लिखना चाहेंगे फार्मूला के अंदर, तो इसको CF से शो करवा सकते हैं। दूसरी टर्म जो आपने समझनी है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसको आपने जिस साइन से शो करना है वो R है। नॉर्मली ये बुक में गिवन होगा, आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ये परसेंटेज की सूरत में हमेशा आपको रेट गिवन होगा। दूसरी चीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और चूँकि इसकी कोई थ्योरी नहीं है, रेट बुक के अंदर गिवन होगा, आपको इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट वाइज आपको पता है कि इफ़ लेट्स से यू हैव डिपॉजिटेड 1 लाख रुपीज़ इन योर बैंक अकाउंट एंड बैंक इज़ सेइंग कि वी विल पे यू 10% एज अ प्रॉफिट और 10% इंटरेस्ट अपॉन दैट सेविंग अकाउंट। तो बस यूँ ही समझिए, ऐसे रेट आपको, जैसे बैंक में पैसे जमा करवाते हैं वो आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे रेट गिवन होगा 10%, 14%, 16%। तो आपने वो बुक से उठा लेना। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स या टोटल पीरियड, वो भी आपको पता होना चाहिए, और इसके लिए जो साइन यूज़ होता है दैट साइन इज़ स्मॉल n। और कैश फ्लोज के लिए जो साइन यूज़ होता है उसके लिए CF है। तीन चीज़ें हो गई। आपको कैश फ्लोज का पता होना चाहिए, वो CF है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता होना चाहिए, वो स्मॉल r है। नंबर ऑफ़ ईयर्स या पीरियड का आपको पता होना चाहिए, वो स्मॉल n है। ओके, अब हम फार्मूला लिखते हैं। इस फार्मूला को लिखने के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं, वही डिनोमिनेटर और फार्मूला हम देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू का। को शायद याद होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने एक चैप्टर किया हुआ है, और उसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू को डिस्कस किया हुआ है। यहाँ समझने की बात यह है कि जब यहाँ आप हेडिंग देख रहे हैं तो सिर्फ अकेला प्रेजेंट वैल्यू नहीं लिखा हुआ, सेकंड में हमने देखना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी, और प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला पुराना ही है, वो हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप वो दोहराएं 3-4 बातें जो हमने अभी पहले डिस्कस की थी। एक कैश वैल्यू का, कैश फ्लोज का हमें पता होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमें पता होना चाहिए, और n यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स या पीरियड का भी हमें पता होना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू को हम PV से डिनोट कर देते हैं, और ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें सबसे पहले आपको कैश फ्लोज का पता होना चाहिए। कैश फ्लो, जैसे मैंने आपको बताया कि 1,20,000 आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, और आप हर साल जितने पैसे इनफ्लोज में आ रहे हैं 10-10 हज़ार, वो कैश फ्लोज है, लेकिन वो लिखना एक ही दफ़ा है जो इंस्टॉलमेंट आप रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, इसको आपने डिवाइड करना है R से। R के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कैश फ्लोज को आपने डिवाइड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और फिर आपने नेक्स्ट में ब्रैकेट ओपन करनी है, और ब्रैकेट में 1 माइनस करना है, और फिर आपने दोबारा इसको 1 कैलकुलेट करना है, और नीचे जब आपने डिवाइड करना है तो 1 प्लस R है, ब्रैकेट क्लोज करनी है। और ये एक सिंबल मैं लगा रहा हूँ, ये रेज टू पावर का है, कैलकुलेटर्स पे भी मिल जाएगा। इसको आपने
रेज़ टू पावर n करना है और फिर ब्रैकेट आपने दोबारा क्लोज़ कर देनी है। अच्छा, अब इस फार्मूला को आप समझें ज़रा गौर से कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। कैश फ्लो चाहिए, बुक में दी हुई है, बिल्कुल सिंपल वे के अंदर वो क्लियर कट आपको बताएगा कि कैश फ्लोज की अमाउंट कितनी है। एग्जाम्पल आप जेहन में रखिएगा कि 1,20,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, 10-10 हज़ार आपको कॉन्टीन्यूसली मिल रहे थे, तो वो जो 10-10 हज़ार है एक दफ़ा आप यहाँ पर कैश फ्लोज में लिख देंगे 10,000। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10%, 12%, 14%, 16% जैसे भी दिया होगा, आपने उसी को टेक ओवर करना है। एंड हाउ वुड वी राइट इट? इफ़ लेट्स से दैट इज़ 10%, तो 10 डिवाइडेड बाई 100.1। अगर 14% है तो 14 डिवाइडेड बाई 100.14 वो लिखना आपने। यानी 14% को 14% नहीं लिखना, 14 को 100 पे डिवाइड करके 0.14 आर की जगह पे लिखना है। 1 कांस्टेंट है यहाँ पर, ये भी 1 कांस्टेंट है यहाँ पर, और नीचे भी 1 कांस्टेंट है यहाँ पर। आर में पहले ही बता दिया, अगर 10% है तो 0.1, यानी 1 प्लस 0.1। और उसके बाद जो रेज़ टू पावर है, रेज़ टू पावर के साथ n लिखा हुआ है, वो नंबर ऑफ़ ईयर्स आपको या तो ख़ुद बता देगा कि ये इतनी देर की इन्वेस्टमेंट हुई है, वो नंबर ऑफ़ ईयर्स वहाँ पे लिख दें। या एक और तरीका आप समझिए कि अगर कैश फ्लोज दिए हुए, जैसे हमारी एग्जांपल थी 1,20,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी और 10,000, तो बताइए कितनी देर लगी थी उस 1,20,000 को रिकवर होते हुए? तो दैट वाज होल 1 ईयर। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स जो होंगे वो फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट जो हैं वो 4 साल चलेंगी, 5 साल चलेंगी, 6 साल चलेंगी, तो वो नंबर ऑफ़ ईयर्स जो 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 1 है, वो आपने n की जगह पे लिख देना है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट फार्मूला है जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। होपफुली यू हैव डन इट। तो अब आपको जो बात डिस्कस करनी है उसको अब आपको मैंने जिस चीज़ की डिस्कशन हमने स्टार्ट में की थी कि फार्मूला तो हमने लिखा है प्रेजेंट वैल्यू का और हेडिंग हमने दी हुई है नेट प्रेजेंट वैल्यू की, तो देयर शुड बी सम डिफरेंस बिटवीन नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड सिंपल प्रेजेंट वैल्यू। नेट आपको पता है कि उस वक्त जब तक कोई चीज़ उसमें से सब्सट्रैक्ट ना हो रही हो तब तक वो ग्रॉस होता है, जब सब्सट्रैक्ट कर दें तो वो नेट बन जाता है। अब आपने जब नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एक कॉमन सेंस यूज़ हो रही है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ माइनस होगी। अच्छा, जो ये प्रेजेंट वैल्यू का आपने आंसर निकाला है उसी प्रेजेंट वैल्यू को आपने टेक ओवर करना है और इस प्रेजेंट वैल्यू में से आपने माइनस करना है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इसको कैश फ्लो ज़ीरो भी बोलते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इंग्लिश में लिख देते हैं। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, याद होगा एग्जाम्पल के अंदर हमने 1,20,000 किया था, वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। दोबारा गौर से समझें, आपने प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाना है, एक आंसर निकालना है और उसी आंसर को यहाँ लिख देना है, और जो स्टार्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी 1,20,000 एग्जाम्पल की तरह, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे तो फाइनल आपका आंसर नेट प्रेजेंट वैल्यू की सूरत में मिल जाएगा। ओके, अब दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, करनी तीन थी। सबसे पहले हमने पे बैक पीरियड डिस्कस कर लिया, जो एग्जांपल आपको दी थी 1,20,000 और वो 12 मंथ्स में वापस आई, तो पे बैक पीरियड 1 ईयर था। दूसरा, हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू इस फार्मूले के ज़रिए हमने कैलकुलेट की, जो आंसर आया उसको यहाँ लिखा, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमारी एग्जांपल में 1,20,000 थी, प्रेजेंट वैल्यू के आंसर में से वो इनिशियल वैल्यू लेस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। और थर्ड हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसको वैसे एब्रीवेशन के अंदर नॉर्मली प्रोनाउंस किया जाता है IRR, और इस चीज़ को भी आप खुद अपने समझ में रखेंगे, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, जो पहली बात आपने डिस्कस करनी है या समझनी है वो एक्चुअली इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है, तो फिर आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखें, आपके लेवल पर आपने इस चीज़ को समझना है कि आपके पास इस क्लास के अंदर भी और नॉर्मली मेजॉरिटी के पास प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स नहीं हैं और अगर कैलकुलेटर्स प्रोग्रामेबल हैं भी तो आप परमिटेड नहीं होंगे उसको पेपर में ले जाने के लिए। और दूसरी बात यह है कि इसको एक्सेल पे प्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर
पुट करता हूँ, ये मैं एक्सेल ही चला रहा हूँ। तो IRR जैसे पुट करेंगे तो आप ये लेफ़्ट साइड पे देखें, आपको फार्मूला नज़र आ गया कि IRR का फार्मूला भी है। तो आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को एक्सेल पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको ना तो परमिशन है प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स पेपर में ले जाने की और ना ही आपको परमिशन है मोबाइल ले जाने की कि आप एक्सेल कर लें। अब इसका कोई फार्मूला भी नहीं है और आप कोई गैजेट भी यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम इंशाल्लाह जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ हम एक इस जस्ट अ सॉर्ट ऑफ आर्ट कि आपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कैसे करना है। बहरहाल उसके लिए बहुत आसान सी चीज़ है। ये जो रेट है इसके लिए आपने समझ के रखना है कि ये कैलकुलेट होता कैसे है। उसके लिए फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है ऊपर फार्मूले में, यहाँ देखें जब आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो प्रेजेंट वैल्यू का ये फार्मूला लगाया हुआ है। वही प्रेजेंट वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है किसके, जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यानी 1,20,000 जो हमारी एग्जांपल के अंदर है, अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के, जिस रेट पे वो इक्वल हो रही है उस रेट को आपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहना है। ज़रा थोड़ा सा गौर करके मुझे बताएं कि प्रेजेंट वैल्यू में से जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करते हैं तो वो NPV आती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं तो NPV की अमाउंट कितनी आएगी? दोबारा क्वेश्चन सुने, अगर प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू में से जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो NPV की वैल्यू क्या आएगी? तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में आंसर आ गया होगा। तो तब NPV की वैल्यू ज़ीरो होगी अगर प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर हो जाए। तो अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा रेट जिस पर प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो NPV ज़ीरो हो जाएगी। तो दूसरा तरीका ये है कि वो वाला रेट आपने कैलकुलेट करना है जिस रेट पर आपकी NPV जो है वो ज़ीरो को इक्वलाइज़ कर दें। ये दो शर्तें हैं जो आपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए लगानी है। क्या मैं बता रहा हूँ आपको, इसका कोई फार्मूला तो नहीं है लेकिन इसके सैम्बल्स हैं, इसकी ग्रेडिंग है, इसके स्टैंडर्ड्स हैं। और वो क्या, अगर प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे इक्वल होती है तो जिस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाए वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। और हमने कहा अगर प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर बराबर हो जाती है तो PV से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो NPV ज़ीरो। तो दूसरी निशानी ये है कि ऐसा रेट जिस पर प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वलाइज्ड हो जाए वो उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो होगी। ये दो चीज़ें हैं जिनको बेस बनाकर आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को असेस कर सकते हैं, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां पर प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाए वो रेट, या फिर जिस जगह पर NPV ज़ीरो हो जाए वो रेट, उस पर आपको जो वो रेट कैलकुलेट होके आ रहा है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके जी, आज इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लेना था। इंट्रोडक्शन में हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए। इसमें सबसे पहला टॉपिक था पे बैक पीरियड का, कितनी देर में हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस आती है। फिर हमने देखा नेट प्रेजेंट वैल्यू, और नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाना है। जो वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू की आएगी उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। और हमने थर्ड टॉपिक जो डिस्कस किया वह इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न था। जो ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की है उसी प्रेजेंट वैल्यू को आपने यहाँ लेना है और ऐसा रेट ढूंढना है जिससे वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इक्वलाइज्ड कर जाए। उस रेट का नाम हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रखा है। यानी ये 3 टॉपिक इस चैप्टर के हम डिस्कस करेंगे। आप अपना माइंड क्रिएट कर लें, अच्छी सी बैकग्राउंड बना लें, इसके नोट्स बनाएं और वो फिर प्रेजेंट करें इन तीनों चीज़ों के। फिर हम इंशाल्लाह इनके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। Okay ji, hopefully everyone had understood. We will meet again in next lecture. Thank you.